नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन यानी कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर, ये एक सिंगल इंजन का फाइटर प्लेन है, 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो अमेरिका काफी सारे देशों को बेच रहा है। क्या भारत को भी 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या नहीं? इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे और क्या इस फाइटर जेट को खरीदने से भारत की हवाई सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी? इन्हीं सब बातों को डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे और पॉइंट दर पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि यह भारत के लिए एक अच्छा फाइटर क्यों नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, अगर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात करें तो उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे पहला स्थान आता है अमेरिका के F-22 रैप्टर का। अब F-22 रैप्टर अमेरिका की सरकार किसी भी देश को बेचने से मना कर देती है, किसी भी देश को इसे नहीं बेच रही है किसी भी कीमत पर। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो कि F-22 रैप्टर को भी बनाती है, उसने इसी समस्या को दूर करने के लिए एक हल्का वर्जन यानी कि एक स्ट्रिप डाउन वर्जन तैयार किया जो एक सिंगल इंजन का था और जिसको नाम दिया गया F-35। इसमें बहुत सारी वो खूबियां जो F-22 में थी उनको शामिल किया गया, साथ में कई नई टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया गया, नए तरह के सेंसर और नए तरह के कम्युनिकेशन सेटअप को भी इसमें लगाया गया। और कई सारे अमेरिका के साथी देश जैसे कि ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि इस प्लेन को खरीद भी रहे हैं। क्या यह भारत की जरूरतों को पूरा करता है? आइए जानते हैं। F-35 की जो सबसे बड़ी खूबी है और वही भारत के हिसाब से सबसे बड़ी कमी है वो ये कि ये एक सिंगल इंजन का फाइटर प्लेन है। सिंगल इंजन का फाइटर प्लेन होने पर इसकी लागत कम होनी चाहिए, इसकी फ्लाइंग पर ओवर कॉस्ट भी काफी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी फ्लाइंग कॉस्ट $40,000 है जो ज्यादातर 2 इंजन के विमानों से भी ज्यादा है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन हमें मुख्य रूप से चाइना को टैकल करने के लिए या चाइना के मुकाबले के लिए चाहिए। F-35 जो कि एक सिंगल इंजन का फाइटर प्लेन है, इसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं है कि ये हिमालय पर्वत को पार करके चाइना के मेनलैंड तक जाकर वहां पर वेपन्स को फायर करके वापस आ सके। बात करें F-35 की कीमत की तो यह काफी महंगा है। F-35 के एक विमान की कीमत $100 से $120 मिलियन है, जो कि काफी ज्यादा है। यह देखते हुए कि यह ज्यादा बड़े पेलोड को नहीं ले जा सकता, छोटे साइज की ही मिसाइलों को अपने इंटरनल बे में ले जा सकता है। इसीलिए कई सारे रक्षा विशेषज्ञ इसे व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। यह प्लेन अभी तक कॉम्बैट रेडी नहीं है। अभी तक भी इस फाइटर प्लेन की फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं हुई है। इसमें जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, अक्सर उन टेक्नोलॉजी को आपस में इंटीग्रेट करते समय कोई ना कोई बग सामने आ जाता है, कोई ना कोई समस्या सामने आ जाती है और जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट काफी डिले होता चला गया है। तीसरा मुख्य बिंदु है स्टेल्थ। F-35 जो कि एक स्टेल्थी प्लेन है, लेकिन यह वास्तव में उतना स्टेल्थी नहीं है जितना कि F-22 है। स्टेल्थ का मतलब है कि रडार के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस विमान को उतना जल्दी ही रडार पकड़ सकेंगे और उसके ऊपर मिसाइलें दाग सकेंगे। अमेरिका तो दावा करता है कि यह स्टेल्थ के मामले में बहुत आगे है, लेकिन दूसरे देशों के दावों पर भी अगर नजर डालें तो रशिया का यह कहना है कि उनका सुखोई 35 विमान इसको देख सकता है, इसको टारगेट कर सकता है। वहीं दूसरे और नए किस्म के रडार जिसमें खासतौर पर क्वांटम रडार है, वो इस तरह के स्टेल्थ प्लेन को आसानी से देख सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। वहीं अत्याधुनिक S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी इसको काफी दूर से ही ट्रैक करने में सक्षम है और इसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें F-35 को निशाना बना सकती हैं। अब बात करते हैं वो मुख्य बिंदु जो भारत को बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें जो भारत का जो इंडियन इंटीग्रेटेड कमांड है, यानी कि जो लड़ाकू विमान आपस में रडार के साथ जो कम्युनिकेशन सेटअप रखते हैं, ये उसके हिसाब से नहीं बना हुआ। यानी कि यह विमान भारत के ग्राउंड पर लगे हुए रडार और एयरबोर्न आवास्क रडार के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग है और इसके लिए भारत को पूरा अलग से सेटअप तैयार करना पड़ेगा। साथ ही इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है
वो सारा कम्युनिकेशन अमेरिका ट्रैक कर सकता है, उसको सुन सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि इस प्रकार से भारत की सभी क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन सीधे सीधे तौर पर अमेरिका को उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही अगली समस्या की बात करें तो इसमें भारत द्वारा विकसित की गई अत्याधुनिक मिसाइलें जैसे कि अस्त्रा और अस्त्रा MK2 जो कि एयर टू एयर मिसाइल हैं, ना तो वो इंटीग्रेट हो सकती है और ना ही ब्रह्मोस का एयर वर्जन इसमें इंटीग्रेट हो सकता है। इसमें DRDO के द्वारा बनाए गए दूसरे गाइडेड बॉम्ब भी नहीं लगाए जा सकते, हमें वही बम खरीदने पड़ेंगे जो अमेरिका हमें उपलब्ध कराएगा। अगला पॉइंट अगर देखें तो वो है F-35 का रोल। बेसिकली F-35 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ में यह सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह अपनी स्टेल्थ की वजह से रडार की पकड़ में बहुत देर से आएगा और तब तक यह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुका होगा। लेकिन समस्या तब आती है जब इसका मुकाबला दूसरे लड़ाकू विमानों से हो जाता है, क्योंकि F-35 एरियल कॉम्बैट के लिए नहीं बना है। यह बहुत ज्यादा एजाइल नहीं है, यह बहुत ज्यादा मैन्यूरेबल नहीं है जैसा कि रशियन विमान होते हैं। और डॉग फाइट में यानी कि आमने सामने की जब लड़ाई हो जाती है तो उस समय यह इतना कारगर साबित नहीं हो पाता है। इस काम के लिए अमेरिका ने F-22 को बनाया था और F-22 की काबिलियत F-35 में नहीं है। एक और समस्या जो अमेरिका की तरफ से भारत को आएगी वो है इसके अपग्रेड्स। भारत अगर चाहे तो इसमें अपनी पसंद के इजरायली या फ्रेंच डिजाइन के रडार या एवियोनिक्स या दूसरे अपग्रेड नहीं लगा सकता, या फ्रेंच, इजरायली या रशियन ओरिजिन के दूसरे हथियार इसमें सेट नहीं कर सकता। इसमें किसी भी तरह के अपग्रेड को अमेरिका नहीं करने देगा। अगर बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो अमेरिका इस मामले में बहुत ही जटिल रवैया अपनाता है। जब अमेरिका 40 साल पुराने और आउटडेटेड F-16 की टेक्नोलॉजी को भी भारत को नहीं देना चाहता, तो आप सोच सकते हैं कि वो F-35 की टेक्नोलॉजी को तो किसी भी हालत में भारत को नहीं देगा। साथ ही अमेरिका इसके साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के रखता है, बहुत सारी शर्तें लगा के रखता है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा देश जो US एलाई है, यानी कि कोई भी ऐसा देश अमेरिका का मित्र देश है, अगर ऐसा देश कल को भारत के ऊपर हमला कर देता है या उसका भारत के साथ झगड़ा हो जाता है, तो भारत उस देश के खिलाफ F-35 को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के इंजीनियर अमेरिका में बैठे बैठे ही सॉफ्टवेयर कोडिंग के थ्रू या किल स्विच के थ्रू ऐसे विमानों को भारत में पूरी तरह से नाकाम कर देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो भी वो भारत को परेशान करने के लिए इसके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में समस्या डाल सकते हैं। यानी कि भारत सारी पेमेंट करने के बाद भी अपनी इच्छा के अनुसार इस प्लेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अमेरिका किस तरह से भारत को परेशान कर सकता है, इसका उदाहरण आप इसी बात से ले सकते हैं कि F-35 फाइटर प्लेन को बनाने में शुरुआत में टर्की भी अमेरिका के साथ था। टर्की ने F-35 की डेवलपमेंट और इसको खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट भी की, लेकिन जब टर्की ने रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने टर्की को की जाने वाली F-35 की सेल को रोक दिया। अब बात करते हैं इसके यूजेबिलिटी की, यानी कि इसकी उपयोगिता की। F-35 एक स्टेल्थ विमान है और इसके स्टेल्थ की आवश्यकता लड़ाई के शुरू के दिनों में, यानी सिर्फ 1 या 2 दिन ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद की जो पूरी लड़ाई है वो ट्रेडिशनल फाइटर्स जैसे कि राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून या सुखोई, इन सबको ही लड़नी होती है। भारत को अपनी आवश्यकता के अनुसार चाइना को टैकल करने के लिए एक ज्यादा रेंज का, एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल विमान चाहिए था, जो कि F-22 है, F-35 नहीं। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर यूजेबिलिटी की, यानी कि भविष्य में इसका कितना उपयोग होगा। अभी जो रडार हैं उनसे इस तरह के विमानों को फिर भी बचाया जा सकता है, लेकिन हर रोज हम नए तरह के रडार के विकास के बारे में सुनते हैं। इसी में खास है क्वांटम रडार, साथ ही उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी जो S-400 और दूसरी अन्य उन्नत मिसाइल सिस्टमों में इस्तेमाल की जा रही है, उसी का छोटा स्वरूप यानी कि मिनिएचर वर्जन जो है वो नए फाइटर जेट्स में लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वो इस तरह के स्टेल्थ प्लेनों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। कुछ एक छोटे लेकिन जरूरी पॉइंट और भी हैं, जैसे कि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब भारत के अनुसार नहीं लगी हुई, यानी कि भारत के इस समय जो मौजूदा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं उनसे इसमें हवा में उड़ते हुए ही इसमें फ्यूल नहीं भरा जा सकता।
इन सारी कमियों और लिमिटेशंस के बाद भी अगर भारत F-35 को खरीदना चाहे तो उसे यह भी देखना पड़ेगा कि F-35 को खरीदने की जो लाइन है उसमें ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देश पहले से हैं। इसलिए भारत अगर उसके एडवांस पेमेंट कर भी देता है तो भी भारत को अगले 7 या 8 साल तक F-35 नहीं मिल सकता। अमेरिका ने अभी तक F-35 को भारत को ऑफर नहीं किया है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर और साथ ही भारत के हथियार खरीदने की क्षमता को देखते हुए बहुत जल्दी अमेरिका इसको ऑफर जरूर करेगा। उस समय भारत को एक कठिन फैसला करना होगा कि भारत को F-35 लेना है या नहीं। इतने महंगे विमान को खरीदने से, जिससे हमारा एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई विकास नहीं होता है, तो उससे जो स्वदेशी इंडस्ट्री है, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको बहुत नुकसान होगा, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। भारत का डिफेंस बजट इससे पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। साथ ही इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो मिसगाइडेड हैं, अभी वो प्रूवन नहीं है। इसको सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि यह गरीब आदमी का F-22 है। असली F-22 अमेरिका किसी को नहीं बेच रहा और उसके सस्ते वर्जन को, उसके हल्के वर्जन को F-35 के नाम से, गरीब आदमी के F-22 को F-35 के नाम से बेच रहा है। दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को F-35 को नहीं खरीदना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है कि भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।